खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक बहुत ही दिलचस्प और अहम सेक्टर पर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और हम इसका एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक जायजा लेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस सेक्टर में सरमायाकारी के मौके समझना चाहते हैं। इस तज्जिए को शुरू करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही जाती है। कौमें सड़कें और पुल बनाने में ताख़ीर तो कर सकती हैं, लेकिन दवाओं में ताख़ीर नहीं कर सकती। ये एक जुमला ही फार्मा इंडस्ट्री की लाजवाल अहमियत को समझाने के लिए काफ़ी है। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई पाकिस्तान में फार्मा इतना अहम क्यों है। फिर देखेंगे कि इस मार्केट में बड़े बड़े खिलाड़ी कौन हैं। ख़ास तौर पर दो कंपनियों पर गहरी नज़र डालेंगे, CL और HPL। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक बेहतरीन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलें, सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर पाकिस्तान में फार्मा सेक्टर इतना अहम है क्यों? और ये कोई आज की कहानी नहीं, बल्कि कई दहाइयों पर फैली हुई डिमांड की एक दास्तान है। देखिए, फार्मा सेक्टर की बुनियाद कुछ बहुत ही ठोस चीज़ों पर है। एक तो उसकी डिमांड इनएलास्टिक है, मतलब हालात जैसे भी हों, दवाई तो लेनी ही है। महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, ये सेक्टर खड़ा रहता है। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, इसकी भी ग्रोथ होती है। और जाहिर है, जैसे जैसे हमारी आबादी की उम्र बढ़ रही है, इसका फ़ायदा भी इसी को होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसे एक बहुत ही महफूज और मजबूत शोबा बनाती हैं। और इस पोटेंशियल का अंदाज़ा इस एक नंबर से लगाएं, 240 मिलियन। ये पाकिस्तान की आबादी है। अब इसको जब आप इस बात से मिलाते हैं कि यहाँ फीकस हेल्थ केयर पर खर्च अभी भी बहुत कम है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ ग्रोथ की कितनी बड़ी गुंजाइश मौजूद है। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बेहतर होगी, वो अपनी सेहत पर ज़्यादा खर्च करेंगे, और इसका सीधा फ़ायदा किसको होगा? फार्मा कंपनियों को। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। ज़रा इस इंडस्ट्री के बैटलफील्ड यानी मैदाने जंग का नक्शा देखते हैं। इसमें हम समझेंगे कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, इसकी वैल्यू चेन क्या है, और इसमें कौन कौन से बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। फार्मा की वैल्यू चेन को समझना बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले आता है API, यानी दवा का असल जुज़, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये ज़्यादातर हम चीन या इंडिया से मंगवाते हैं। फिर यहाँ फैक्ट्रियों में इसको प्रोसेस करके दवा की शक्ल दी जाती है, जैसे टैबलेट या सिरप। उसके बाद मार्केटिंग टीम डॉक्टरों के पास जाती है, उन्हें अपनी दवा के बारे में बताती है, और फिर एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए ये दवा मुल्क के कोने कोने में रिटेल स्टोर्स और अस्पतालों तक पहुंचती है। अब जरा इस बिजनेस की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। जो कंपनियां सिर्फ API यानी खाम माल बनाती हैं, उनका मार्जिन बहुत कम होता है। जो आम जेनेरिक दवाएं बनाती हैं, उनका मार्जिन थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त है। असल पैसा और पावर कहाँ है? वो है ब्रांडेड जेनेरिक्स में। यहाँ डॉक्टर का भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, और मार्जिन भी बहुत ऊंचा है। और फिर सबसे ऊपर है बायोटेक, जहाँ मार्जिन तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में दाखिल होना भी उतना ही मुश्किल है। तो सीधी सी बात है, कामयाबी का राज वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने में है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड फार्मा कंपनियों को देखें, तो इन्हें हम मोटे तौर पर 4 ग्रुप्स या टीयर्स में बांट सकते हैं। टीयर 1 में वो कंपनियां हैं जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं, यानी मार्केट को डायरेक्शन देती हैं। टीयर 2 में वो हैं जो बहुत मजबूत ऑपरेटर्स हैं, जिनकी कारकर्दगी बेहतरीन है। टीयर 3 में वो कंपनियां हैं जो एक तब्दीली के दौर से गुजर रही हैं। और टीयर 4 में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम अपनी सारी तवज्जो टीयर 1 के एक बहुत ही अहम खिलाड़ी पर डालते हैं। नाम है सीर। इसे हम ग्रोथ किंग भी कह सकते हैं। ये कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि एक इलाकाई फार्मा पावर हाउस बनने की कोशिश कर रही है। और ये खास तौर पर उन सरमायाकारों के लिए बहुत दिलचस्प है जो ग्रोथ की तलाश में हैं। सर्ल का बिजनेस मॉडल आम फार्मा कंपनियों से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये 3 चीज़ों पर फोकस कर रहा है। एक तो इनका कोर फार्मा बिजनेस, यानी ब्रांडेड जेनेरिक्स, दूसरा बायोटेक, और तीसरा एक बहुत ही मजबूत एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म। ये तीनों चीज़ें मिलकर इसे तरक्की के ऐसे मौके देती हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस हिकमत अमली के नताइज आपको नंबर्स में साफ नजर आएंगे। 30% से भी ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बता रही है कि कंपनी अंदर से कितनी तेज़ी से बदल रही है, ऑपरेशनली भी और फाइनेंशियली भी। तो सवाल ये है कि सीआरएल की इस ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे है क्या? इसका इंजन क्या है? चलें देखते हैं। सबसे पहली चीज़, इनके मार्जिन्स में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, 49% से सीधा 56% पर।
ان کے پاس گروتھ کے 4 لیورز ہیں: بزنس کا سائز بڑھانا، مارجنز بہتر کرنا، ایکسپورٹس اور بایوٹیک۔ پھر کیونکہ انہوں نے اپنا قرض کم کیا ہے، ان کی فنانس کاسٹ بھی تیزی سے نیچے آ رہی ہے، اور ان کی اصل طاقت جسے ہم موٹ کہتے ہیں وہ ہے ان کا زبردست ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اور ساتھ ہی بایوٹیک اور ایکسپورٹ میں بڑھتی ہوئی مہارت۔ اچھا، سی ایل کی گروتھ سٹوری تو ہم نے دیکھ لی، اب رخ کرتے ہیں ایک دوسری بڑی کمپنی کی طرف، ہائی نون لیبوریٹریز یعنی HPL، اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈویڈنڈ جنرل۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہترین چوائس ہے جنہیں مستحکم اور مستقل آمدنی چاہیے۔ HPL کی سب سے خاص بات اس کی بہترین مالیاتی کارکردگی اور کیپٹل ایفیشنسی ہے۔ ذرا ان نمبرز کو دیکھیں۔ ریٹرن آن ایکویٹی تقریباً 38% اور ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ تقریباً 65%۔ یہ انڈسٹری میں بہترین نمبرز ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ کمپنی کی مینجمنٹ اپنے سرمایہ کو کتنی بہترین طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ تو ہم اسے ڈویڈنڈ مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنی کمائی کا تقریباً 80% حصہ اپنے شیئر ہولڈرز میں ڈویڈنڈ کے طور پر بانٹ دیتی ہے، جس سے تقریباً 5 سے 6% کی شاندار ڈویڈنڈ ییلڈ بنتی ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے پرانے جانے مانے برانڈز جن پر ڈاکٹرز بھروسہ کرتے ہیں اور سرمایہ کا انتہائی مؤثر استعمال۔ تو HPL کی پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت ہی سادہ لیکن بہت پاورفل۔ یہ کمپنی مسلسل کیش بناتی ہے اور اسے اپنے شیئر ہولڈرز کو واپس کرتی رہتی ہے۔ بس یہ ایک قابل اعتماد انکم پیدا کرنے والی مشین ہے۔ تو اب تک ہم نے دونوں کمپنیوں کو الگ الگ سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف۔ یہاں ہم ان سب معلومات کو اکٹھا کر کے ایک ایسی پورٹ فولیو حکمت عملی بنائیں گے جس سے گروتھ اور انکم دونوں کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے۔ ایک طرف CL ہے جو آپ کے پورٹ فولیو کا گروتھ انجن ہے، اس کی طاقت بایوٹیک اور ایکسپورٹس ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لمبے عرصے میں اپنی دولت بڑھانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ہے HPL جو ایک انکم اینکر کی طرح ہے، اس کی طاقت اس کی کیپٹل ایفیشنسی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ایک مستحکم آمدنی چاہیے۔ اور اگر آپ ایک مکمل فارما پورٹ فولیو بنانا چاہتے ہیں تو سیئر اور HPL کے ساتھ کچھ اور نام بھی شامل کر سکتے ہیں۔ سیئر گروتھ کے لیے، HPL انکم کے لیے۔ ہیلیون جس کے پاس پیناڈول جیسے برانڈز ہیں وہ کنزیومر ہیلتھ کیئر میں استحکام لاتا ہے، اور فیروز جیسی کمپنی بایوٹیک میں انوویشن کے لیے ایک اچھا تھوڑا رسکی آپشن ہو سکتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ایک سرمایہ کار کے لیے پاکستان کے فارما سیکٹر میں سب سے اہم، سب سے مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اس پورے تجزیے کا، اس ساری حکمت عملی کا نچوڑ صرف ایک لائن میں ہے، وہ یہ کہ سیئر آپ کا مستقبل بناتا ہے جبکہ HPL آپ کے حال کو فنڈ کرتا ہے، اور یہی دوہری حکمت عملی شاید اس سیکٹر میں سرمایہ کاری کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔